आज से 20 साल पहले अगर आपने निफ्टी 100 में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में आपके उस पैसे की वैल्यू 4 गुना ज्यादा हो गई होती। और अगर आपने निफ्टी 250 के अंदर 20 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसकी आज की वैल्यू 6 गुना ज्यादा हो गई होती। और गलती से अगर आपने निफ्टी 150 इस कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 7.5 गुना ज्यादा हो गई होती। तो ये आप सोच सकते हैं कि 7.5 गुना मतलब अगर आपने 100 रुपए 20 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 750 रुपए हो गई होती। तो कितना ज्यादा ग्रोथ किया है मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 साल में। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि बहुत सारी कैटेगरी होते हुए भी आपने निफ्टी 150 के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड अवेलेबल है, फिर भी आपने निफ्टी 150 के अंदर ही क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मिड कैप के अंदर क्या होता है ना, 150 कंपनियां होती है। तो 150 मतलब 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनी होती है वो सारी मिड कैप के कैटेगरी के अंदर आती है। उसमें से केवल 20 कंपनी ने आपको पिछले 20 साल में ना 25% का CAGR जनरेट करके दिया है। और अगर हम कंपेयर करें सेंसेक्स के साथ तो उसमें हमें ओनली 12% का CAGR जनरेट करके दिया है। तो सोच सकते हैं आपकी पिछले 20 साल में हमें मिड कैप कैटेगरी में 25% CAGR ओनली 25 कंपनी में जनरेट करके दिया है, जो कि 150 में से। तो अगर हम देखें तो सेंसेक्स से हमें मिड कैप कैटेगरी ने डबल रिटर्न जनरेट करके दिया है। डबल ग्रोथ यहां पे हमें मिड कैप कैटेगरी में सेंसेक्स के कंपैरिजन में दिख रही है। अब यहां पर अगर हम मिड कैप कैटेगरी के ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो 2008 से लेकर 2019 तक हमें मिड कैप कैटेगरी ने ओनली 5.5% रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर हम 2019 से लेकर 2024 के रिटर्न की बात करें तो हमें मिड कैप कैटेगरी ने कंप्लीट 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब पिछले 20 साल में हमें 5.5% रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अभी जो करंट के 5 साल थे उसमें हमें इसी कैटेगरी ने 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अभी कितना ग्रोइंग फंड है, कितना फास्टली इसमें ग्रो हो रहा है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी के कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग यहां पे मिलती है, यूनिक कैटेगरी आपको मिलती है। जो कि ये जो मिड कैप कैटेगरी है वो अपने एग्रीकल्चर, IT, फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल इन सारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है। और ये आने वाले अगले 5 साल में बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आपका अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बढ़ने के, इन्वेस्टमेंट को डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आइए ऐसी एक बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, जिसने पिछले 1 साल से बेहतरीन टॉप परफॉर्म किया है और पिछले 10 साल में भी इसी म्यूचुअल फंड ने मिड कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्म किया है। उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड। तो आज इसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले, एक एक एनालिसिस के बारे में समझेंगे कि इसने कैसे रिटर्न जनरेट का है, कहां पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो क्या है, इसका बीटा क्या है, अल्फा क्या है। तो डिटेल में इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी को समझते हैं। अगर बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो इसने 22,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट को कंप्लीट कर गया है। मतलब देखिए आप सोच सकते कितने ज्यादा लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसने अपना जो निफ्टी 150 बेंचमार्क है इसको कंप्लीट बीट करते हुए, आउट परफॉर्म करते हुए अच्छे से रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में तो इसका बहुत ही अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड कैटेगरी, अदर म्यूचुअल फंड। बाय राइट सिट टाइट, मतलब आपको कंप्लीटली एक अच्छे टाइम पे म्यूचुअल फंड को में अच्छे स्टॉक को बाय करना है और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, अच्छे रिटर्न वहां से जनरेट करने। तो आप सोच सकते हैं कि इनका स्ट्रेटजी और हॉरिजन कितना बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको 25 से 30 स्टॉक देखने को मिलेंगे। ये जो कैटेगरी, ये जो म्यूचुअल फंड है ये ज्यादा स्टॉक में इन्वॉल्व नहीं करता है कंपेयर टू आप अदर म्यूचुअल फंड। आप अगर अदर म्यूचुअल फंड में देखोगे तो आपको 50, 60, 70 स्टॉक देखने को मिलेंगे, बट इस म्यूचुअल फंड में ओनली आपको 25 से 30 स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम मोतीलाल ओसवाल के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसने पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, इसने अपने रिस्क एडजस्टमेंट को कैसे परफॉर्म किया है, मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक्स कौन कौन से, इस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स होल्डिंग कहां पे, और फाइनली समझेंगे इसके फंड मैनेजर कौन है, और आखिर में ये म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहां पे हमने मोतीलाल ओसवाल और निफ्टी मिड कैप 150 जो उसका बेंचमार्क है उसमें आप देख सकते हो कि ऑलवेज उसने 1 मंथ कैटेगरी में, 1 मंथ टाइम होरिजन में कंप्लीट
आउट परफॉर्म किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल ने उसने 5.91% रिटर्न जनरेट किया है, जहां की उसके जो मिड कैप कैटेगरी है उसका बेंचमार्क है उनने उसमें 3.92% ही रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसका जो कैटेगरी एवरेज है तो कैटेगरी एवरेज से भी इस म्यूचुअल फंड ने वन मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहीं पे अगर आप एक 1 ईयर की बात करें तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करते हुए बीट किया है। और ये जो स्कीम है हमारी उसमें उसने 59.93% रिटर्न जनरेट किया है और बेंचमार्क में 29.56% रिटर्न जनरेट किया है। मतलब लगभग सोच सकते हैं आप कि ये कंटिन्यू 1 साल से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हो कि कितना बड़े डिफरेंस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 5 साल की अगर बात करी जाए तो हमें 34% के लगभग 34% तक रिटर्न जनरेट किए हैं। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो हमें लगभग 28% रिटर्न जनरेट किए। और कैटेगरी भी देखी जाए तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 27% तक हमें दिखा रहा है। मतलब 5 साल के डेटा के बेसिस पे भी मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो हमने अगर रिटर्न्स में लमसम रिटर्न्स की अगर बात करें तो 10 साल में अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो हमें जो रिटर्न्स मिले वो 640% रिटर्न मिले। और जो एनुअलाइज रिटर्न है, ईयरली रिटर्न है, उसमें हमें 22.15% के रिटर्न मिल रहे। और आप रैंक विद कैटेगरी भी देख सकते हो तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल से अभी तक कंटिन्यूअसली 1 नंबर पे रहा है परफॉर्मिंग करने के लिए। और अगर हम 5 साल का भी रिटर्न्स देखें तो 5 साल में उसने 34% के रिटर्न दिए हैं और कैटेगरी एवरेज ने अभी तक 24% के रिटर्न जनरेट किए। तो आप देख सकते हो कि ऑलवेज इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे से परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी के साथ और कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न ऑलवेज जनरेट किए हैं। और रैंक कैटेगरी में भी अव्वल नंबर पे रहा है। अगर आपने यहाँ पे एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी अगर स्टार्ट की होती तो आप एसआईपी में देख सकते हो कि आपको 10 साल में यहाँ पे 26% के रिटर्न मिलते। और आपको अगर 5 साल के रिटर्न देखने हैं तो आप देख सकते हो कि 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 42.47% रिटर्न जनरेट किए हैं। मतलब आप यहाँ पे एक अच्छे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इसने हमें ऑलवेज 30% से रिटर्न जनरेट करके दिया है। बट अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी इसने 26% के रिटर्न जनरेट किए। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसने अच्छे से परफॉर्म किया पिछले 10 साल में। मैंने जैसे पहले आपको बोला कि ये एक बहुत रिस्क म्यूचुअल फंड है। और अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये 15 से ज्यादा है। मतलब ये हाई वोलेटाइल है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। बट अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा ये 1 से कम है। मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी मिल सकती है बट 1 से कम है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शार्पे रेशो भी देखें तो 1 से ज्यादा है। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। बट यहाँ पे हम अल्फा की बात करें तो कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक देखने को मिलता है हमें कि जब म्यूचुअल फंड में रिस्क आती है, मार्केट में जब गिरावट होती है तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है। जो हमें अल्फा की में दिख रहा है कि 11.63%, मतलब इसका रिस्क एडजस्टमेंट रेशो बहुत अच्छा है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी देखिए हम समझते हैं इसमें कि इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स कहां पे। अगर हम बात करें तो ये सारा जो पैसा हमारा है वो इक्विटी होल्डिंग्स में लगता है। 99.39% जो हमारा इक्विटी होल्डिंग्स में जाता है। और जो बाकी पैसा है जो जिसका कि हम देख सकते हैं कि 27 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। जैसे मैंने आपको बोला है कि 25 से 30 के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओनली ये 27 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है। और अगर इसका परसेंटेज वाइज लार्ज कैप में देखा जाए तो 10% तक वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। मिड कैप स्टॉक जो होते हैं उनमें वो 12.71% करता है और स्मॉल कैप में 20% इन्वेस्टमेंट करता है। अदर्स में इसका इन्वेस्टमेंट 55.18 है। तो हमने देख सकते हैं कि ये हर एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी। अब बात करते हैं इस कंपनी के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट नंबर पे दिख रही है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो इस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड का 9.96% होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। अगर हम कॉम्फोर्ज की बात करें तो इसमें भी हमारा 9.86% होल्डिंग है। और कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो 9.96
9.65% होल्डिंग्स है। जोमैटो में भी इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 9.47% है। आप नीचे देख सकते हो परसिस्टेंट सिस्टम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जियो फाइनेंस, ट्रेंड, बजाज, तो ये टॉप होल्डिंग्स है जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपका म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने बात की तो इस कंपनी का स्कीम ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन अ मैक्सिमम 30 क्वालिटी मिड कैप कंपनीज। ओनली एक 30 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर इसका डिटेल्स में देखा जाए तो फंड मैनेजर जो है निकेत शाह, सुनील सावंत है। ये म्यूचुअल फंड जो है 24 फरवरी 2014 से मतलब लगभग 10 साल से ज्यादा इस म्यूचुअल फंड को हो गए। इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.57% है। और इसका अगर बेंचमार्क देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 है। तो आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक हमें म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए कि एग्जिट लोड, अगर एग्जिट लोड 1 से कम है तो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो हमें 1.0% सेल वैल्यू के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल एनालिसिस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड के लिए। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ये एक रिस्की फंड है, बिकॉज अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओनली ये म्यूचुअल फंड 27 से 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर यहाँ से 2 या 3 कंपनी भी आउट परफॉर्म करती है या कम परफॉर्मेंस करती है तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना कम है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जहां पे आपको रिस्क कम हो और अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस है। होप सो दोस्तों आपको ये डिटेल एनालिसिस पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।